और सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान के पास होगा, ये मुझे विश्वास है। आपके मुख्यमंत्री बहुत ही बार बार दिल्ली आते हुए पानी के लिए बहुत दिनों से जो राजस्थान का ये अधिकार था उसके ऊपर कोई सरकार ने काम नहीं किया। उसके कारण जो पानी आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। केंद्र सरकार कितना देगी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कितना देगी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कितना पानी मिलेगा आपको, लगभग 10 लाख हेक्टर जमीन को किसानों के लिए पानी मिलेगा। और सभी पदाधिकारी और सभी प्रेस मीडिया के सभी युवा भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। आप जानते हो कि 2014 से ये बजट में एक रिकॉर्ड बना है। पहला रिकॉर्ड ये बना है कि हमारे देश में एक महिला नाणां फाइनेंस मंत्री ने कंटिन्यू उन्होंने 9 बजट दिए हैं। पहले भी ये रिकॉर्ड हुआ था, चिदम्बरम जी के टाइम में उन्होंने भी 9 बार बजट दिया था, मगर वो कभी टुकड़े में दिया था, कभी 2-3 दिया, फिर बीच में गैप हुआ। निर्मला सीतारामन जी ने कंटिन्यू 9 बार ये बजट दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो महिला सशक्तिकरण की बात है वो यहाँ पर दिखती है कि एक महिला हमारे देश के 9 बजट पेश करती है। दूसरा रिकॉर्ड ये भी बना कि यहाँ पर एक ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 9 बजट दिए गए। पहले जो बजट दिए गए थे वो तो टुकड़ों में तो थे, मगर 4 प्रधानमंत्री बदल गए थे, यानी सरकार की स्टेबिलिटी नहीं थी। ये बात भी उसमें से निकल के आती है। तो महिला फाइनेंस मिनिस्टर 9 बार कंटिन्यू और एक ही प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में ये बजट पेश किए। एक अपने आप में एक रिकॉर्ड इस बजट के समय में बना है। मैं आप सब भी बजट से विजित हो, इसके लिए बहुत उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, मगर ये जो कुछ प्रमुख बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि सबसे पहले पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्पष्ट दृष्टिकोण और समयबद्ध फैसलों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। और ये अपने आप में देश में जो स्टेबिलिटी है, जो राजकीय स्थिरता है, ये भी उसका एक महत्व का कारण है। आप देखेंगे कि महंगाई पर भी नियंत्रण रखा गया है। अभी महंगाई की कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि महंगाई बढ़ने नहीं देते, उसके ऊपर नियंत्रण रखा गया है। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ये हमारे देश की अभी हम 30 नंबर पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब मनमोहन जी खुद एक अर्थशास्त्री थे और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उनके समय में, कांग्रेस के समय में, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थी। तो 10-11 नंबर से आज तीसरे पे जाने की हमारी जो कोशिश है वही दिखाता है कि देश की प्रगति किस तरह से हो रही है, अर्थव्यवस्था किस तरह से मजबूत हो रही है। और कोई देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है तो सबको उसका बेनिफिट मिलता है। कोई एक व्यक्ति को या एक समाज को या एक इंडस्ट्री को उस पर बेनिफिट नहीं मिलता, सबको मिलता है। आप देखेंगे कि अस्पष्टता के बजाय, कि भाषण के बजाय काम करना और सबसे पहले आम नागरिकों का हित उसको ध्यान में रखकर ये काम करना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, यही उनका टारगेट है। और उसी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब काम भी कर रहे हैं, परिणाम भी आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को जो अपने लाल किले के भाषण से कहा था कि हम लोग सुधार लाएंगे, और सुधार लागू करने की जो उनकी
उनका जो प्रॉमिस था उसके अंदर उन्होंने अगस्त 2025 से यानी करीब 6 महीने हुए, उसके अंदर 350 अलग अलग सुधार लागू किए गए हैं। जीएसटी को भी सरल बनाना, लेबर कोड को भी लागू करना, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को भी अधिक तार्किक बनाना, ये सब उसके अंदर शामिल है। 2025-26 में जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात हो रही थी वो दोनों क्षेत्रों में, कस्टम हो, अप्रत्यक्ष कर हो, ये दोनों क्षेत्रों में सुधार ये हमें इसके अंदर दिख रहे हैं। यह बजट एक और वजह से भी खास है कि विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2026 में युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ कई बातें की थी, कई सुझाव दिए थे। आज का युवा क्या चाहता है और क्या होना चाहिए, वो अपने हित के लिए भी जागृत है, अपने अधिकार के लिए भी जागृत है और देश को आगे ले जाने में उनके सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बजट में भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ठीक तरह से लागू होने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर को निर्देश किया होता वो भी इसके अंदर प्रदर्शित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का संकल्प है कि गरीब, वंचित और ज़रूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखा जाए और मजबूत उनको सहारा दिया जाए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बजट को 3 कर्तव्यों पर आधारित किया गया है। पहला है विकास की तेज और स्थायी बनाना, दूसरा लोगों की क्षमता बढ़ाना और तीसरा उनकी आकांक्षाएं पूरी करना। यह परिवार, हर क्षेत्र, हर सेक्टर तक संसाधन, सुविधाएं और अवसर पहुंचाना, ये 3 टारगेट लेकर चल रहे थे। अब मैं पहले कर्तव्य की बात करूंगा कि कर्तव्य नंबर 1 के तहत बजट में 6 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। देश में उत्पादन और रोजगार बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। जैन दवाओं के क्षेत्र में भारत की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए वहाँ पर भी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि बायोफार्मा शक्ति शुरू की जा रही है, उसके अंदर भी 10,000 करोड़ का कार्यक्रम 5 वर्षों के लिए रखा गया है ताकि देश में बायोलॉजी का उत्पादन बढ़े। इंडिया हर तरह से इंडिया जो मिशन है उसका वो 2.0 लाया गया है ताकि सेमीकंडक्टर के उपकरण और सामग्री देश में बने। इंडियन आईपी तैयार करने और अप्लाई चेन मजबूत करने के लिए ये पूरी कोशिश इस बजट में की गई है, उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आउटले बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया गया है। देश में रसायन उत्पादन बढ़ाने के और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए राज्यों को 3 केमिकल पार्क स्थापित करने का भी ऐलान इस बजट के अंदर किया गया है। उसके लिए सहायता भी केंद्र की ओर से दी जाएगी। मशीनों और बड़े उपकरणों के क्षेत्र में भी नए कदम, 2 हाईटेक टूल रूम्स निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले उपकरणों के लिए नई योजना और कंटेनर निर्माण के लिए भी 10,000 करोड़ का प्रावधान, कपड़ा उद्योग के लिए भी रोजगार देने वाला यह क्षेत्र है, उसके लिए भी इसके अंदर 5 सूत्री कार्यक्रम, खादी, हथकरघा व हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल लाई जा रही है। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के फिर से ताकत देने के लिए 200 लेजिस्टिक इंडस्ट्रियल को रिवाइव करने की योजना है ताकि उनकी लागत घटे और प्रतिस्पर्धा बढ़े। छोटे और मझोले उद्योगों में उसको भी मजबूत करने के लिए सहायता दी गई है। उसके में 10,000 करोड़ का ग्रोथ रोड फंड में 2,000 करोड़ का टॉपअप भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रयास और छोटे शहरों में एमएसएमई की मदद के लिए भी कॉर्पोरेट मीटर्स की व्यवस्था की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बजट में एक बहुत बड़ा
युग शुरू हो रहा है। आप देखेंगे कि राज्यों के विकास के लिए भी विशेष सहायता के रूप में SSGI स्पेशल असिस्टेंट के लिए भी पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 1.85 लाख करोड़ का प्रावधान है, जिसे पिछले वर्ष से 23% अधिक ये रकम उसके अंदर आवंटित की गई है। आप देखेंगे कि सिफारिशों के भी अधिक है, जो आय का 17.1 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिस्क फैक्टर को भी बनाया जाएगा। और आप देखेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अगले 5 वर्षों में जो सूरत से लेकर डानकुनी के तक जाने के लिए भी इसके अंदर व्यवस्था की गई है, उसका भी ऐलान इसके अंदर किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ का निवेश रखा गया है। अब जैसे 5 उद्योगों में नई तकनीक का उपयोग बढ़ सके, शहरों के आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए भी मैपिंग होगी और हर रीजन के लिए 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का प्रावधान है। साथ ही 7 हाई स्पेशल रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे कॉरिडोर भी उसमें अंदर शामिल किए गए हैं। अब शिक्षा में और औद्योगिकरण में भी कॉरिडोर के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हर जिले में 1 हॉस्टल की गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था भी उसके अंदर की जाने वाली है। करते हुए 3 के तहत किसान और ग्रामीण अवस्था के लिए और अमृत सरोवर के जो करीब 69,000 सरोवर जो देश में बने हैं, उसके लिए उसके रख रखाव के लिए इसके अंदर प्रावधान किया गया है। आप जानते हो कि राजस्थान वो पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो अमृत सरोवर हर जिले में 70 सरोवर बनाने का जो प्लान किया था, उसके जरिए उनकी अपेक्षा से भी ज़्यादा 69,000 सरोवर इसके अंदर बने हैं। और उसका रख रखाव करना भी अत्यंत आवश्यक है, जिसके उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है। और विशेष रूप से जो हमारे मंत्रालय के अंदर भी जो जल जीवन मिशन, उसके लिए भी 67,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो जल जीवन में अभी तक करीब 16 करोड़ घरों में नल से जल दिया गया है, मगर और जो करीब 3 से 4 करोड़ लोगों के घरों में पानी देना है। तो हर घर को पानी देने के लिए जो लास्ट बजट में भी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस योजना जो 2024 मार्च को ख़त्म हो गई थी, उसको 2028 तक आगे बढ़ाया है और उसके लिए भी पैसा दिया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद पूरे दुनिया में कोई देश में 16 करोड़ घरों में पानी देने का कोई प्रावधान कभी नहीं हुआ और यहाँ पर पहली बार हुआ है। और जो बाकी घरों में भी पानी देने के लिए वो बिल्कुल तैयारी रखी है। मैं बताऊंगा कि इस योजना के कारण करीब 9 करोड़ बहनें रोज़ पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी और रोज़ उनके 4.5 करोड़ घंटे उसके अंदर खर्च हो जाते थे। आज उनका जो समय बचा है वो अपने लिए आर्थिक उपार्जन के लिए, अपने बच्चों के लिए वो खर्च कर सकती है। और वो जो उनकी सलामती का भी जो प्रॉब्लम होता था, पानी के लिए दूर तक जाती थी, तो उसमें भी आज उनके उसमें वो डर उसका ख़त्म हो गया है। जो पानी की क्वालिटी मिलती थी वो पीने लायक है या नहीं है वो पता नहीं था, मगर इस योजना के कारण आज पूरे देश में करीब 25 लाख महिलाएं, हर गांव में करीब 4-5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और उनके घर में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करें। उनके गांव में आने वाला पानी कैसा है वो खुद चेक करें। उसके लिए उनको किट भी दी गई है। जो 24,80,000 जो बहनों को ट्रेनिंग दी गई है, उसमें से करीब 8 लाख बहनों ने तो खुद
उसका परीक्षण करके उसके पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी रखा है, यानी उनका जो अधिकार है, उनका जो शिक्षित किया गया है, उसका भी फ़ायदा इसके अंदर पानी के अंदर जो मिला है। ये जो शिक्षित करना ये बड़ी बात नहीं है, मगर जब पहले पानी नहीं था तो शिक्षा देने का या उसको पानी चेक करने का व्यवस्था ही नहीं थी, क्योंकि पानी नहीं दे रहे थे। ये सरकार का, माननीय मोदी साहब का जो विश्वास है कि जो पानी दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है और उसके लिए वो खुद चेक करे और चेक करके भी वो अपने बच्चों को पानी दे, इसके लिए व्यवस्था ये पहली बार खड़ी हुई है। पूरे देश में करीब 2868 अलग अलग लैब बनी है जहाँ पर भी ये पानी की क्वालिटी उसको वो चेक किया जाता है। तो हर नागरिक की सुविधा के लिए इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, विश्वकर्मा जो समाज है उसके लिए, मछुआरों के लिए, सबके लिए इस योजना में कुछ न इस बजट में कुछ ना कुछ योजनाएं बनी है या उनको मदद करने की चेष्टा गई है, उसको मजबूत करने की चेष्टा गई है। मैं मानता हूं कि जो आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है, 30 नंबर पे जाने की कभी हमने उम्मीद नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। आज हम उसके ऊपर सोचते भी हैं और विश्वास के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम जरूर इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। हमारे देश के अंदर जो आर्थिक व्यवस्था 30 नंबर जानी है उसके कारण सभी लोगों के पास उसका फ़ायदा मिलेगा, वहाँ तक पैसा पहुँचेगा। तो महंगाई को कंट्रोल करते हुए लोगों की आमदनी बढ़ाना इस बजट की मुख्य व्यवस्था है और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये जो प्लानिंग आज से जो हुआ है वो बहुत बड़ा उससे फ़ायदा मिलेगा और ज़रूर हम विकसित भारत 2047 तक पहुंच पाएंगे, इसका भी मुझे विश्वास है। ये सर्वांगीण विकास का बजट है, सबके लिए बजट है। आर्थिक व्यवस्था हो, इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, सबके लिए यहाँ पर व्यवस्था की है। कस्टम के अंदर भी आने वाले दिनों में जो कंटेनर चेक करने पड़ते हैं अभी एआई के द्वारा, उनको खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका समय भी बचेगा, खर्च भी बचेगा। 10 लाख से नीचे अगर कीमत का कोई माल अगर कोई एक्सपोर्ट करता है, कोई छोटा व्यापारी भी, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसके ऊपर उसको कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो कोई भी छोटा जो उद्यमी होगा वो भी अपना माल वर्ल्ड के मार्केट में बेचने के लिए वो सक्षम बनेगा। तो ये भी इसके अंदर व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर में ही 12 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स में से उनको बाहर निकाला गया था। आज तक 60-70 सालों के अंदर जो कांग्रेस की सरकार रही उन्होंने सिर्फ 2 लाख तक की ही लिमिट रखी थी। उसके 2 कारण थे कि लोगों के पास आमदनी भी कम थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11-12 सालों के अंदर जिस तरह से देश का सुकान संभालने के बाद जो आगे बढ़ा है उसके कारण लोगों की आमदनी भी बढ़ी और 12 लाख तक की उनकी जो इनकम है उसको टैक्स फ्री कर दिया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के निर्देश से और लिया गया था। तो हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिले, इनकम टैक्स में भी उनके ऊपर भरोसा किया जाए, क्योंकि टैक्स का डर निकालना के डर के बजाय ये जो आर्थिक सहयोग है वो हम देश के लिए कर रहे हैं। जो हम टैक्स भर रहे हो देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। ये भावना के साथ आज व्यापारी जो उनके मन का डर था वो निकाला है। आपने देखा होगा कि सुरक्षा के लिए भी जिस तरह से समस्याएं आती हैं, देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था होती है। तो 1 लाख करोड़ की रकम सुरक्षा के लिए भी बढ़ा दी गई है। हमारे देश की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है और इसके लिए सभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आज हमारे देश में होने वाला सभी प्रोडक्ट जो हम सुरक्षा के लिए अलग अलग जो हथियार बनाते हैं उस सब का भी ऑर्डर मिलने लगा है। ये भी अपने आप में एक विश्वसनीयता है। आपने देखा होगा सिंदूर के बाद जिस तरह से हमारे शस्त्रों का वहाँ उपयोग किया गया और पाकिस्तान में जिस तरह से वहाँ नुकसान हुआ, तो हमारे शस्त्र का इस्तेमाल करके उसका एक टेस्ट भी हो गया। पूरी दुनिया को देखा कि भारत मजबूत भी हो गया है और भारत में निर्माण होने वाले शस्त्र ये बिल्कुल परफेक्ट भी है और उसी के कारण कई ऑर्डर भी
हमें मिले, इसमें भी हमारा देश उसको प्रगति कर रहा है। तो हर क्षेत्र में वो किसान होगा, तो उनके लिए भी, सिर्फ किसानों के लिए भी पहली योजना बनी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के समय में कि हर किसान को उसको साल में 6,000 रुपया देना हुआ। अभी तक कभी भी कोई किसान के लिए कोई योजना नहीं बनी थी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश से फाइनेंस मिनिस्टर ने वो बनाए, उसका बेनिफिट सभी किसानों को मिल रहा है। आज एक बजट में व्यवस्था की गई है, करीब 550 करोड़ रुपया एमकेड के लिए दिया है। एमकेड का एक प्रोजेक्ट जो अभी पायलट प्रोजेक्ट है, जो हमारे पास ही है और हम लोग हमारे मंत्रालय में उसके ऊपर काम हो रहा है। आने वाले 6 महीने में उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे सभी घरों में नल से जल दिया गया है, उसी तरह खेतों में भी एक जगह पे पाइप से क्वालिटी के साथ पानी, क्वांटिटी के साथ पानी, पाइप से पानी, और वहाँ से किसान को एक जगह जो पानी मिलेगा तो वहाँ से वो ड्रिप सिस्टम से या उसको पाइप, बिना पाइप यानी पाइप से ही पानी आगे देगा। वो ओपन ड्रेनेज से नहीं देगा, वो स्प्रिंकलर लगाएगा या ड्रिप लगाएगा। मगर पहले जो पानी जमीन खुले गटर से, कैनाल से देते थे, उसकी वजह से 30% पानी उसके अंदर व्यय होता है। आज अब जब हम जानते हैं कि 83% इस देश का पानी वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। अगर एमकेड की योजना के कारण उनका पानी की बचत होगी, कम पानी में किसान अच्छी खेती कर पाएंगे और यही पानी उसको 2 फसल 3 फसल करने में भी उसको उपयोग होगा। तो ये पहली बार ये योजना बनी है कि जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए उसको पानी की समस्या हल करते हुए, पानी का व्यय वो कम करते हुए एमकेड की योजना बनी है। अभी 22 राज्यों में अलग अलग जगह, हर राज्य में करीब 4-5 हज़ार हेक्टेयर वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगले 6 महीने में भी ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए भी इस बजट के अंदर 550 करोड़ रुपया अलग से अभी आवंटित किया गया है। तो इस तरह सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ न कुछ दिया गया है। सबको मजबूत करने के लिए उसके अंदर प्रयास है कि देश मजबूत करना है तो हमारे देश में सभी सेक्टर के लोगों को उसके अंदर मजबूत करना पड़ेगा। और पहली मजबूताई होती है कि आर्थिक व्यवस्था, बाकी उसको सुविधा, कोई शिक्षा के लिए उसकी सुविधा होनी चाहिए, मेडिकल के लिए सुविधा होनी चाहिए, बाकी सभी सुविधा भी उसको नज़दीक में मिले। तो इसीलिए राज्यों को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। तो ये सभी इस बजट के अंदर उसका आवंटित करके उसको शामिल करते हुए ये बजट दिया गया है। ये बहुत अच्छा बजट इस बार भी दिया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को और निर्मला सीतारामन जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल है, एक मिनट। मेरा एक सवाल है कि यमुना जल समझौता राजस्थान की शेखावाटी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको लेके अब वो कहाँ तक आगे पहुँचा? आपने किया, प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में एमओयू भी किया था, अभी कब तक वो धरातल में हो पाएगा? आप देखेंगे कि ये बहुत दिनों से जो राजस्थान का ये अधिकार था उसके ऊपर कोई सरकार ने काम नहीं किया। उसके कारण जो पानी आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के निर्देश से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी दोनों के बीच में एमओयू हो गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष ये जब साइन हो गया एमओयू, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री जी सैनी जी ने उसको सम्मति भी दे दी है। अब वो डीपीआर बनना शुरू हो जाएगा और जल्दी से उसका काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप से पानी लाना है। सरप्लस वाटर तो बहुत जल्दी ये काम भी हो जाएगा। अगर कोई बांध बनाना है तो उसमें टाइम लगता है, मेरी तो सरप्लस वाटर है जो राजस्थान के लिए बहुत बड़ा काम है। उसी के साथ मैं आपको भी कहना चाहूँगा कि जो एमपीकेसी, जो मॉडिफाइड पीकेसी की जो योजना है, उसके अंदर भी जो एमओयू हो गया है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में उन्होंने उनके समक्ष वो एमओयू साइन कर दिया है। उनके भी डीपीआर आ गए हैं। हमारे मंत्रालय में उसके ऊपर वो चेक कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में उनका हम राज्यों को भेजेंगे, राज्य उसके ऊपर टेंडरिंग करेंगे, उसका काम भी शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा आपको कि 77,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का इसके अंदर बजट है।
और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि आज सबसे कम पानी ये आपके यहाँ है, राजस्थान में है, मगर आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा पानी राजस्थान के पास होगा, ये मुझे विश्वास है। आपके मुख्यमंत्री बहुत ही बार बार दिल्ली आते हुए पानी के लिए वो कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं, लेके ही जाते हैं वापस। तो उनका जो फोर्सफुली वो काम के पीछे लगे हैं तो परिणाम जरूर आएगा। हमारे अध्यक्ष जी भी वहाँ उनके साथ जुड़ जाते हैं और दबाव डालते हैं, मगर ये राजस्थान के लिए आवश्यक है और ज़रूर वो आगे बढ़ रहा है। मुकेश जी, पंजाब केसरी से। पाटिल साहब, एआरसीपी प्रोजेक्ट बड़ी घोषणा है, राजस्थान में पानी का संकट भी है। सीएम साहब और राजस्थान का सरकार आपसे आग्रह भी कर रही है कि भाई इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग उठ रही है, लेकिन बजट में इस मांग को देखिए, अभी वो राष्ट्रीय योजना बनती है कि नहीं बनती है वो तो कैबिनेट तय करेगा, मगर योजना बनी। आप सोचिए कि 77,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट पहली बार पानी के लिए राजस्थान में आ रहा है। केंद्र सरकार कितना देगी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के कितना देगी वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पानी मिलेगा। आपको लगभग 10 लाख हेक्टर ज़मीन को किसानों के लिए पानी मिलेगा और 50 लाख लोगों को पीने का पानी इस योजना से मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो महत्वपूर्ण है कि योजना बने, जल्दी से पूरी हो जाए। पैसा कोई भी सरकार लगाए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। आशीष जी, आशीष कोलकाता। जी हाँ जी। पाटिल साहब, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को उस दिन कुछ भी हो सकता था, मैंने ही आने से मना किया था, और उन्होंने उस घटना को और उस दिन को एक काला धब्बा बताया है। आप इसको किस तरीके से? सर, मतलब पूरा देश जानता है। आपके हिसाब से पीएम साहब लोकसभा में जवाब क्यों नहीं दे पाए, इसकी वजह क्या रही? आप जानते हो कि जवाब कांग्रेस की वजह से नहीं दे पाए। कांग्रेस के जो एलओपी है उन्होंने जिस तरह से वातावरण बनाया, सब महिला सांसदों को पीएम साहब की सीट के ऊपर पहुंच जाना, उसको घेर लेना और एक वातावरण ऐसा बनाना कि उनको उनके ऊपर असॉल्ट कर ले, इस तरह की स्थिति खड़ी करना, ये कांग्रेस के लिए अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक महिलाओं को आगे करके अगर उन्होंने काम किया है तो हमारा इतिहास साक्षी है कि महिलाओं को आगे करके कौन ये करता है, जो दुर्बल होता है, जो पूरी अपनी ताकत के ऊपर भरोसा जिनको नहीं है, वही ऐसा काम करता है। ये लोकसभा जवाब देने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, उसके बजाय उसको जवाब नहीं देने देना, ये तो देश के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा मैं मानता हूँ। अमर शर्मा जी, अमर जी। जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू को गद्दार बोला, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को जो आगे करता है उनको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रहता, तो क्या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी महिलाओं को आगे कर रहे हैं या उनको अपनी ताकत पे भरोसा नहीं रहा जो महिलाओं को आगे करना पड़ रहा है? आपने देखा है टीवी के ऊपर भी, उसको कहने के बाद ने कांग्रेस ने ही महिलाओं को, महिला सांसदों को आगे कर दिया। जिस तरह से बिट्टू को अपमानित करने की चेष्टा की, एक पगड़ीधारी सरदार को इस तरह से टोकना, रास्ता रोक देना, ये तो गलत बात है। इस तरह से कोई संसद में इस तरह से नहीं होता है। टोका टोकी होती है, जवाब पूछा जाता है, प्रश्नों के लिए आग्रह किया जाता है और वो अपनी जगह होकर बैठकर अपनी जगह खड़े होकर कर सकते हैं। यहाँ उनकी सीट पे पहुँच जाना, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ, सब मैं मानता हूँ। पीयूष जी, पीयूष जी। आप ही के डिपार्टमेंट में जो सवाल पूछा गया था यमुना जल समझौते को लेकर, क्योंकि आपने कहा कि आज ही जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सहमति दी थी तो डीपीआर बनने का काम नहीं हो जाएगा। राजस्थान को इस योजना की सौगात शायद पहले चरण में मिले, वो कब तक हो जाएगी? क्या जो मौजूदा सरकार है उनके इस कार्यकाल में? देखो, सम्मति उनको आज मिल रही है क्योंकि उनको भी, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी अपने कैबिनेट में उसका निर्णय करना पड़ता है उसके, मगर राजस्थान ने पूरी तैयारी कर ली है। उसको 3 पाइपलाइन डाल के उनको पानी लाना है। वो पानी का पाइपलाइन कहाँ डलेगा, कोई मकान नहीं टूटेगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, इस तरह से उन्होंने पूरी योजना बनाई है। और इस योजना के ऊपर भी दोनों स्टेट के अधिकारियों ने, सीएस तक के लोगों ने बैठकर चर्चा भी कर ली है, उसकी भी सम्मति दे दी है।
तो अभी जैसे ही आ जाएगा तो डीपीआर करीब करीब उन्होंने तैयार रखा है। जैसे वो आएगा और डीपीआर हमारे पास आएगा, हम चेक करके एक आध महीने के अंदर उनको दे देंगे और टेंडरिंग कर देंगे तो बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी। जल जीवन मिशन के तहत वसुंधरा जी ने आपको शिकायत की थी, बड़ा घोटाला जांच रही थी, है क्या हुआ? आप जानते हो कि जल जीवन मिशन के अंदर पहले उसको सिस्टम देखिए कि जल जीवन मिशन में जल देना ये राज्यों का काम है, उनकी जवाबदारी है, मगर इतने सालों में लोगों के घर में पानी नहीं गया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसको आर्थिक सहायता 50% पैसा देना और टेक्निकल सहयोग करने के लिए वो ये योजना बनाई। तो ये योजना जब बनती है तो स्टेट उसका डीपीआर बनाता है, वही उसका टेंडरिंग करता है, वही इम्प्लीमेंट करता है। तो टेंडरिंग के बाद जो रकम आती है, उसको जो अमाउंट तय होता है, उसका 50% पैसा वो हमारे मंत्रालय से उनको दिया जाता है। तो इम्प्लीमेंट करना भी उनका काम है। अगर उसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो भी स्टेट को देखना होता है। करीब जो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों के अंदर जब उसको चेक किया गया तो करीब 4000 से ज़्यादा कंप्लेन आई। आपने देखा होगा कि कई जगह पर कई लोगों ने कॉन्ट्रैक्टरों को भी जेल भेजा गया, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया गया, अधिकारियों को भी अरेस्ट भी किया गया। आपके ही राज्य में एक पूर्व कांग्रेस के जो मिनिस्टर थे उनको भी अरेस्ट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी उनको बेल दिया। तो ये जो गड़बड़ हुई थी उसको ठीक करने के लिए ये टीम बनी। अभी जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पहले से हम स्टेट के साथ एमओयू भी कर रहे हैं, एमओयू करेंगे, उसके ऊपर ही उसी तरह काम करेंगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, तो उसको जब भी पैसा उसको रिलीज़ किया जाएगा। तो जो काम है उसको आगे बढ़ाना, उसको गांव में भी जब पानी का ट्रायल 15 दिन तक वो कॉन्ट्रैक्टर पानी देगा, उसके बाद वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करेगा। तो ये स्कीम बनी है, पानी आ रहा है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि जी। पाटिल साहब एक सवाल, अटल जी के टाइम में नदियों को जोड़ने की और आप जल संसाधन जल जीवन का काम संभाल रहे हैं, तो अब कोई ऐसी योजना है जो गुजरात और महाराष्ट्र, राजस्थान में तो आपने 2 योजना अच्छी लेके आए हैं जिससे काफी राहत मिलेगी। गुजरात और महाराष्ट्र का भी बहुत बड़ा एरिया सूखाग्रस्त है, जहाँ किसानों को समस्या आती है, किसानों की आत्महत्या की सुनाई आती रहती है। इस तरह कोई योजना बनी है क्या? देखो, मध्य प्रदेश से आने वाला जो तापी नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर जो योजना बनी, सरदार डैम बना, वो पानी जो रिवर लिंकिंग की बात माननीय अटल जी ने कही थी, तो पहली वो योजना नर्मदा से कच्छ तक सभी नदियाँ और सभी तालाबों में पानी दिया गया। एक 100 की योजना, SAU 100 की योजना बनी, उसके द्वारा सौराष्ट्र को पानी दिया गया। आज आप देखिए कि वहाँ पर कहीं पर भी पानी की किल्लत नहीं है, न पानी पीने की, न किसानों को एग्रीकल्चर के लिए। पहले टैंकर चलते थे, कभी तो ट्रेन में भी पानी दिया जाता था, आज पाइप से ही पानी जाता है या कैनाल से पानी जाता है। अभी पूरे गुजरात में कोई एक भी जगह एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ सूखाग्रस्त हो। कच्छ जैसी जगह भी पूरा पानी की व्यवस्था हो गई है। रिवर लिंकिंग के बाद में आपको और भी बता दूं कि रिवर लिंकिंग के बाद अटल जी ने कही थी, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। केंद्र का पहला प्रोजेक्ट किया, उसके अंदर भी करीब 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अभी तक उसके अंदर 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और आने वाले 4 साल में 2030 में ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। उसके अंदर भी 10,62,000 हेक्टेयर ज़मीन को वहाँ पर पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। दूसरी योजना आपकी है MPKC है, जो मॉडिफाइड PKC योजना है, उसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन और 50 लाख लोगों को पीने का पानी। ये भी एक दोनों स्टेट के अंदर रिवर लिंकिंग की बात है। आपकी ये सभी नदियाँ जोड़कर ही उसके अंदर पानी आने वाला है। तो रिवर लिंकिंग के ऊपर भी जो 30 नदियाँ को जो हमने आइडेंटिफाई की है, उसमें अंदर 24 का भी DPR बन गया है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। मंत्री जी ये बोलिए। ऑपरेशन सिंधु के दौरान जोर शोर से एक बड़ा ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान को सिंधु नदी का जल नहीं दिया जाएगा। क्या सिंधु नदी का जल पाकिस्तान को आज की तारीख में दिया जा रहा है? रोका तो कितना पानी रोक सकता है? देखिए, जो सिंधु नदी का ट्रीट था उसको TT को हमने
एबेंस पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रख दिया है। और वो पानी को जो रोकने की जो हमारी व्यवस्था है और उसको डाइवर्ट करने के लिए डीपीआर बन रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है। पानी का एक बूंद भी आगे उसके ऊपर पाकिस्तान में नहीं जाएगा। अभी भी जो पानी है जो कंपलसरी छोड़ना पड़ता है, तो वो अभी हम यहाँ ओपन में उसकी बात नहीं करना चाहिए, इसके लिए वो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा यहाँ पे। आप कभी मिल लेना, हम बता देंगे। मगर ये पानी की वजह से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान सबको पानी मिलेगा और आपकी जो समस्या है वो हल हो जाएगी। यमुना की भी समस्या हल हो जाएगी, उतना पानी उसमें से आएगा। भविष्य में भी पाकिस्तान को पानी देने के मूड में नहीं है। नहीं देंगे उसको पानी। अच्छा मंत्री जी, मेरा सवाल ये है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ईआरसीपी को लेकर बड़े बड़े मुद्दे और वादे भी किए गए, तो आखिर क्या पेच अटक रहा है ईआरसीपी को लेकर? क्योंकि आपने अभी खुद ने कहा है कि राजस्थान में जल की कमी है। नहीं, जल की कमी है, इसीलिए ये योजनाएं बन रही है। जो मैंने कहा ना कि अभी आपको हरियाणा से जो पानी लेने की बात, उसकी सम्मति आज ही मिल गई। आपका जो योजना बन रही है पीकेसी की, मॉडिफाइड बना के उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो पानी की किल्लत आपकी कम करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं। इससे आने वाला पानी की जो क्वांटिटी है उसके कारण जिस तरह से काम हो रहा है, तो राजस्थान की पानी की किल्लत वो बिल्कुल कम हो जाए। उसके साथ हम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प लिया था। सूरत में 6 सितंबर 2024 को उन्होंने वर्चुअल में कहा था कि लोगों ने जहां उसकी कर्मभूमि है, कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहिए और जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। आखिरी विष्णु शर्मा जी। एक मिनट, तो उसके लिए भी करीब आपके यहाँ 4,15,000 ये स्ट्रक्चर बने जो ज़मीन में बारिश का पानी उतार देते हैं। और उसमें सूरत से बहुत ज़्यादा लोगों ने और जीटो के लोगों ने भी बहुत काम किया। 4,15,000 स्ट्रक्चर से जो पानी उतरता है ज़मीन में, उससे भी आपका पानी का लेवल ऊपर आ रहा है और जल संचय भी हो रहा है। ठीक है, लास्ट विष्णु जी। जी। आप बजट की बातें बताने आए, तो राजस्थान को किस किस सेक्टर में फायदा मिलेगा ये बताएं एक तो पहले। और दूसरा ये है कि यूजीसी के नियम लागू किए, उससे सवर्ण जो बोर्ड है वो बीजेपी से कितना छटका या कितना रहेगा, क्योंकि बहुत आक्रोश है लोगों में। यूजीसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और उन्होंने पुनर्विचार के लिए दिया है, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मगर मैंने कहा ना कि हम कोई एक राज्य के लिए क्या मिला है उसकी बात नहीं है। जो बजट में जनरल जो बातें हैं कि पूरे देश के लिए सभी सेक्टर के लिए क्या क्या दिया गया है, उसके मैंने आपके सामने बात रखी है। सिर्फ उसमें से राजस्थान के लिए क्या किया गया है तो राजस्थान सरकार ही आपको अलग करके बताएंगे, क्योंकि योजना जब बनती है वो पूरे देश को ध्यान में रखती बनती है, उसी में से सबको फायदा मिलता है। धन्यवाद मंत्री महोदय, बहुत सर, वो बहुत पाकिस्तान का जो पानी जा रहा है वो कब तक पूर्ण रूप से रुक जाएगा? जैसे रुकेगा आपको बता